हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। आज का जो ये टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? आपके इकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आप एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो ये टॉपिक को जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर में, या फिर किसी और सेमेस्टर में आपको ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बात करें CSIR नेट लाइफ साइंस से, तो इस टॉपिक का ये फेवरेट टॉपिक है CSIR नेट का। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर साल ग्राफ पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछता ही है। लोटका वोल्टेरा मॉडल इसको कहा जाता है। प्रेडेटर प्रे डायनेमिक्स आपको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपटीशन बताने के लिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका ग्राफ को भी बहुत अच्छे से एनालाइज हमें करना होता है। तो आज की इस टोटल ये जो पूरी वीडियो होने वाली, इसमें हम इस पूरे वन वीडियो में हम लोटका वोल्टेरा मॉडल को डिस्कस करेंगे। खासकर इसमें जो कंपटीशन वाला मॉडल होता है उसको बेसिक हमारा टारगेट रहेगा कि कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को हमारे लाइक भी करते हुए चलिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट लास्ट में जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे लोटका वोल्टेरा मॉडल जो है ये किस चीज़ का मतलब कि आउटकम होता है। ये आपका कंपटीशन, यानी दो स्पीसीज में जब आप देखेंगे जब उनमें कंपटीशन होता है किसके लिए, हैबिटाट के लिए, स्पेस के लिए, फूड के लिए, मेटिंग पार्टनर के लिए, डिफेंस के प्रोटेक्शन के लिए, जब किसी अपने स्पीसीज को प्रोटेक्ट, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उसमें कंपटीशन देखने को मिलता है तो वहाँ पे लोटका वोल्टेरा मॉडल का हम यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है कि कंपटीशन बताता है। अब कंपटीशन भी दो टाइप का होता है। पहला होता है इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो ये सेम स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर माइस कोई चूहे की पॉपुलेशन है तो उसमें चूहे की पॉपुलेशन के ही अंदर उसके फूड के लिए वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। वहाँ मतलब फूड के लिए खुद में ही चूहे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उस जगह पे इंट्रा स्पेसिफिक देखने को मिलता है। इंटर स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको विद इन टू डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेगा। यानी कोई एक स्पीसीज अपने इलाके से निकल के किसी दूसरे इलाके में जाके अटैक कर रही है, अब वहाँ से हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। जैसे कि स्पीसीज है कोई माइस है, स्पीसीज भी रैबिट की पॉपुलेशन है, यहाँ से रैबिट वाली पॉपुलेशन गई माइस में, और या फिर माइस वाली आ गई रैबिट में, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। किसके लिए? ये सारे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसे हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ये चीज़ क्लियर करते हुए आप सारी चीज़ें चलिएगा, जिससे कि आपको जब आगे बढ़ते जाएँ तो हम बिल्कुल आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बेसिक सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पे तो कंपटीशन हो गया। अब कंपटीशन होता है तो आउटकम क्या निकलता है उस कंपटीशन का। अब कंपटीशन हुआ है तो उसका आउटकम क्या होगा? वहाँ पे कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन देखने को मिलेगा, यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को टोटली हरा देगी। वो उस कंडीशन में या तो एक स्पीसीज जीतेगी और दूसरी स्पीसीज हार जाएगी, ये रिजल्ट होता है। और यहाँ पे को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर दोनों स्पीसीज बहुत पावरफुल हैं या बहुत कमज़ोर हैं तो वो दोनों एक साथ रहना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम स्टेबल को एग्जिस्टेंस कहते हैं। यानी स्पीसीज ए कोई होगी, स्पीसीज बी कोई होगी, वो दोनों क्या होंगी, वीक होंगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। और या फिर को एग्जिस्टेंस में एक दूसरी कंडीशन ये आती है कि अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। जब दोनों वीक होती हैं तो हमें स्टेबल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई रैबिट की पॉपुलेशन है और रैबिट की पॉपुलेशन एक दूसरे में कमज़ोर है, तो वो दोनों एक साथ रहना चालू कर देंगे। लेकिन अगर उसी जगह हम एग्जांपल लेने लॉयन की पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीसीज है, स्पीसीज भी जो होंगी दोनों स्ट्रांग रहती हैं लॉयन में। अब ये जब दोनों स्ट्रांग है तो कुछ टाइम के लिए इनमें एक दूसरे से लड़के ये शांत हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा लड़ने लगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसी जगह पे हम कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे स्पीसीज है कोई स्ट्रांग होगी और ये सुपीरियर होगी, तो ये क्या कर देगी, या तो स्पीसीज एलिमिनेट कर देगी, स्पीसीज को मार देगी और खुद विनर हो जाएगी। यहाँ पे विन वाली कंडीशन हो जाएगी। और जो स्पीसीज जीतती है वो विन होती है, और जो स्पीसीज हार जाती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है। सेम यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, या तो स्पीसीज ए स्ट्रांग होगी तो स्पीसीज वी वीक होगी और वो एलिमिनेट हो जाएगी, या तो स्पीसीज बी स्ट्रांग होगी और स्पीसीज ए कमजोर होगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसमें, आउटकम ऑफ कंपटीशन में। यानी कंपटीशन का जब आउटकम होता है तो दोनों में दो चीजें देखने को मिलती हैं, दोनों में दो दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, केस 1 केस 2, स्टेबल और अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है,
कि अब यहाँ पे हमें लॉजिस्टिक कर्व देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। इसका यूज़ हम हमेशा कंपटीशन मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की जब बात करें तो ये हमें प्रीडेशन मॉडल में यूज़ किया जाता है। प्रीडेशन मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं। ये हमें कंपटीशन मॉडल देखने को मिलता है। आपने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ये फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चेंज इन द टाइम, यानी जैसे dn/dt, यानी जैसे जैसे किसी भी पॉपुलेशन में समय के साथ चेंज होता है, तो ये उसका फॉर्मूला है जिसमें कि r इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ कर्व है, n टोटल नंबर है, k आपका कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये हमें देखने को मिलता है फॉर्मूला dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस में n अपॉन में k। अब इसको क्या होता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक इंट्रा स्पेसिफिक में और दूसरा इंट्रा स्पेसिफिक में। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह पे हमको क्या देखने को मिलता है कि इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में भी इंट्रा स्पेसिफिक एक कंडीशन आएगी जिसमें कि दोनों मतलब कि जो पॉपुलेशन होगी उसके अंदर ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, और उसकी जगह पे हमें एक दूसरी कंडीशन आएगी इंटर स्पेसिफिक, उसको हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक जब कंडीशन आ रही है, इंट्रा स्पेसिफिक जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई हैबिटाट 1 है कोई हैबिटाट 2 है। ये मान लीजिए स्पीसीज ए रैट का हैबिटाट है ये वाला, और ये स्पीसीज 2 यानी ये रैबिट का हैबिटाट है, स्पीसीज 2 का ये रैबिट हैबिटाट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे k1 कोई कैरिंग कैपेसिटी है और n1 नंबर हो गया टोटल रैट का। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, देखिए यहाँ पे dn था dt था, dn dt हो गया, n1 की n की जगह पे हमने n1 कर दिया, यानी रैट को स्पीसीज ए कहा गया तो 1 कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे rn था तो यहाँ पे r1 और n1 कर दिया, यानी स्पीसीज ए का हमने 1 कर दिया 1 कर दिया, k माइनस में k1 कर दिया और n1 कर दिया अपॉन में k1 कर दिया। सेम इसी तरह हमने दूसरे स्पीसीज के लिए किया, यहाँ पे स्पीसीज ये 2 थी तो dn2 कर दिया, r2 n2 k2 माइनस में n2 अपॉन में k2 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इक्वेशन जनरेट अकॉर्डिंग टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंडीशन, यानी जो ये इक्वेशन यहाँ पे जनरेट की गई है ये वाली और ये वाली, ये कौन सी कंडीशन कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी इंट्रा स्पेसिफिक इक्वेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि ये इंट्रा स्पेसिफिक की निकाली गई, यानी कि जब कोई इस सेम ही स्पीसीज में कंपटीशन देखने को मिलता है, यानी उसी की सेम स्पीसीज में, यानी रैट की कोई पॉपुलेशन है इसी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि एक रैट दूसरे रैट से ही लड़ रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरी जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में आएगी वो इंटर स्पेसिफिक आएगी, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है 4 ग्राफ प्रिडिक्ट हम करते हैं, जिसमें कि स्पीसीज 2 एलिमिनेट हो जाती है या तो स्पीसीज 1 एलिमिनेट हो जाती है, जिसमें कि हमने कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो भी मैंने डिस्कस किया, और ये हमारा क्या था को एग्जिस्टेंस था, जिसमें कि आइदर स्पीसीज 1 आइदर स्पीसीज 2 एलिमिनेट होगी या तो बोथ स्पीसीज एक साथ रहने लगेंगी। तो ये को एग्जिस्टेंस का ग्राफ था। तो ये 4 ग्राफ अभी मिलेंगे, हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इंट्रा स्पेसिफिक का देख लिया इक्वेशन, अब हम इंटर स्पेसिफिक की इक्वेशन देखेंगे। अब यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक की इक्वेशन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये 4th नंबर स्लाइड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे कोई एक हैबिटाट था जहाँ पे माउस की पॉपुलेशन रह रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि रैबिट की जो स्पीसीज 2 की पॉपुलेशन थी यहाँ पे अटैक करी है इस जगह पे माउस की पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिल रहा, और यहाँ पे इक्वेशन जो जनरेट होगी वो भी इंटर स्पेसिफिक जनरेट होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे dn/dt अपॉन में r1 n1 k1 माइनस में n1 अपॉन में k, ये हमारी ओल्ड इक्वेशन थी इंट्रा स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये या फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग। तो अब जब यहाँ पर स्पीसीज 2 जो रैबिट की थी वो स्पीसीज 1 पे इफेक्ट डाल रही, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, यानी जब कोई स्पीसीज अपने स्पीसीज से निकल के दूसरे स्पीसीज पे जाकर अटैक करती है रिसोर्सेज के लिए, तो उसको हम इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट किसका देखने को मिल रहा है, स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पे देखने को मिल रहा है, यानी स्पीसीज 2 ही तो निकल के यहाँ पे स्पीसीज 1 के पास गई है। तो यहाँ पे इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 यानी रैबिट ऑन स्पीसीज 1 यानी स्पीसीज 1 पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे जो इनहिबिटरी इफेक्ट को होता है इनको हम इनहिबिटरी कोफिशिएंट यानी अल्फा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे अल्फा लिख लिए और 2 दूसरे वाली स्पीसीज ने पहले पे किया है तो यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे। अब जो दूसरा वाला होगा उस पर हम एरो लगा के यहाँ पे 1 पे एरो कर देंगे। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनहिबिटरी इफेक्ट अल्फा का किसका देखने को मिल रहा है, स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पे देखने को मिल रहा है। अब इसको हम फॉर्मूला में कैसे पुटअप करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dn1 अपॉन में dt, ये सेम था जैसे यहाँ पे था वैसे उतार दिए, r1 n1 जो जैसे था वो सेम उतार दिए यहाँ पे, k1
-1 K1 -1 जैसे था सेम वैसे ही उतार दिए, अपॉन में K1 भी उतार दिए, लेकिन बस यहाँ पे एक सिंपल सा हम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस लगा के अल्फ़ा 1 2 का 1 पे इनहिबिटरी इफेक्ट और N2 यानी स्पीसीज 2 की जो हमारी पॉपुलेशन थी वो लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ये इक्वेशन तैयार हो गई, ये इक्वेशन हमको देखने को मिल गई इस पे इनहिबिटरी इफेक्ट कोफिशिएंट की। तो अब इसके बाद हम आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे तो हमने रैबिट को माउस पे अटैक करवाया, अब माउस की भी तो रैबिट पे अटैक कर सकती है। तो अब हम उसको देखते हैं कि माउस जो है, माउस की पॉपुलेशन वो रैबिट की पॉपुलेशन पे कैसे इफेक्ट मतलब कि अटैक करती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे क्या दिख रहा है कि माउस की जो पॉपुलेशन है वो हमारी रैबिट की पॉपुलेशन पे अटैक कर रही है, यानी स्पीसीज 2 जो थी रैबिट की पॉपुलेशन, और यानी स्पीसीज 1 जो आपकी माउस की पॉपुलेशन थी वो क्या कर रही है, अटैक कर रही है रैबिट की पॉपुलेशन पे। तो यहाँ पे इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑफ माउस पॉपुलेशन ऑन रैबिट पॉपुलेशन स्पीसीज 2, यानी स्पीसीज 1 की जो माउस पॉपुलेशन है वो स्पीसीज 2 पे अटैक कर रही है। तो इसको हम किसके, जब देखिए जब एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्पीसीज 1 जब अटैक करती है, या फिर स्पीसीज पहले 2 की बात कर लें, तो स्पीसीज 2 जब अटैक करती है तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अगर उसी जगह पे स्पीसीज अगर 1 अटैक करती है किसी दूसरे पॉपुलेशन पे तो उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्पीसीज 2 1 अटैक कर रही है, तो स्पीसीज 1 जब अफेक्ट कर रही है माइस पॉपुलेशन ऑन रैबिट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अल्फा लिखेंगे पहली बात, तो यहाँ 2 लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब 1 का इनहिबिटरी इफेक्ट 2 पे देखने को मिल रहा है, 1 का इनहिबिटरी इफेक्ट किस पे देखने को मिल रहा है, 2 पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 और 2 लिखे, एरो बना दिए, लेकिन इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, बीटा से डिनोट कर रहे हैं। अब इसको हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह डी एन लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, एन की जगह पे N2 लिख देंगे। N2 क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर वाली पॉपुलेशन पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अटैक हो रहा था, यानी माउस की पॉपुलेशन पे तो 1 लिखे थे, यहाँ रैबिट की पॉपुलेशन पे हो रहा था तो N2 लिख देंगे, R2 N2 लिख देंगे, K2 N2 लिख देंगे, अल्फा 2 1 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 1 का इनहिबिटरी इफेक्ट 2 पे देखने को मिल रहा है माउस का रैबिट पे, तो अल्फा 1 2 N1 हो जाएगा, माउस की पॉपुलेशन कर रही है तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, और कैरिंग कैपेसिटी K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये वाली देखने को मिल गई, जिसमें कि माउस क्या कर रहा है, वो रैबिट की पॉपुलेशन पर अटैक कर रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों जो इक्वेशन हमारी निकल के आई थी, इनको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन लोटका वोल्टेरा मॉडल की, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जो जिसमें कि हमारा रैबिट की पॉपुलेशन माउस की पॉपुलेशन पे जब अटैक कर रही थी, तो वो वाली इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरे नंबर की पॉपुलेशन पहले वाले पे अटैक करती है तो उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और जब पहले की दूसरे पे करती है तो उसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो सेम उसी को बिल्कुल पूरा सब सेम है, बस यहाँ पे क्या कर दिया है, DN1 DT सेम रहेगा, R1 N1 सेम रहेगा, K1 N1 सेम रहेगा। यहाँ पे अल्फ़ा जो हमारा 1 2 दिखा था ना, ये 1 2 की पॉपुलेशन 1 पे अटैक कर रही थी, बस उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे N2 कर दिया। वहाँ पे इन दोनों को केवल हमने डायरेक्ट अल्फ़ा लिख दिया है, यानी 2 और 1 का अटैक इनहिबिटरी इफेक्ट न शो करके डायरेक्ट वहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया, क्योंकि 2 वाली 1 पे अटैक कर रही है। तो सो अल्फ़ा सो ऑलवेज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेम इक्वेशन 2 में हमने जहाँ पे 1 वाली स्पीसीज दूसरे पे अटैक कर रही थी, उसको भी हमने क्या कर दिया, बीटा से डिनोट कर दिया, यानी बीटा अल्फा 2 1 था ना, जिसमें कि 1 2 पे अटैक कर रहा था, इसको बीटा से हमने डिनोट किया। तो यहाँ पे लिखा मैंने बी ऑलवेज सो इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ माइस पॉपुलेशन, यानी जो स्पीसीज 1 थी, ऑन रैबिट पॉपुलेशन, यानी जो स्पीसीज 2 थी। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमारे कुछ केसेस बनते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक बताया था ना, 2 चीज़ें, उन्हीं के बेसिस पे हमने 4 केस निकाले हैं। उसको क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, 2 का 1 पे अटैक देखने को मिल रहा है, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 इज ग्रेटर देन स्पीसीज 1 ऑन इट्स ओन पॉपुलेशन, यानी जो आपका 2 का इनहिबिटरी इफेक्ट है वो स्पीसीज 1 पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और स्पीसीज 1 का खुद की पॉपुलेशन में कम इनहिबिटरी इफेक्ट है, यानी स्पीसीज 1 की खुद की पॉपुलेशन में कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है, और दूसरी स्पीसीज 1 पे आके ज़्यादा मतलब कंपटीशन कर रही हैं। अब यहाँ पे सेम इसी तरह 1 और 2 को भी अल्टरनेट कर देंगे, तो अपोजिट हो जाएगा इसका, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2 ग्रेटर देन स्पीसीज 2 ऑन इट्स ओन पॉपुलेशन, यानी स्पीसीज 2 जो है उसमें कम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिल
मिल रहा है, उसकी जगह पे स्पीसीज 1 जो है वो जाकर अटैक कर दे रही स्पीसीज 2 पे, क्योंकि उनमें कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब ये दो जो दूसरी जगह से पॉपुलेशन आके किसी एक जगह पॉपुलेशन पर अटैक करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा कंपटीशन, यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से, यानी खुद की पॉपुलेशन में कंपटीशन कम है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरी पॉपुलेशन आके कंपटीशन कर रही है दूसरे पॉपुलेशन से। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, इंट्रा स्पेसिफिक, जिसमें कि खुद की पॉपुलेशन में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो ये हमेशा लेस देन 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दूसरे की पॉपुलेशन 1 पे अटैक कर रही है, लेकिन ये लेस देन 1 है, यानी कि बहुत कम दूसरी पॉपुलेशन आके अटैक कर रही है। यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम है, यानी दूसरी स्पीसीज आके कम लड़ाई कर रही है, खुद के पॉपुलेशन के अंदर लड़ाई ज़्यादा हो रही है रिसोर्सेज के लिए। सेम फॉर अल्फा 1 2 और 1, यहाँ पे भी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसके से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हमें कम देखने को मिल रहा है। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें ये जो मैंने हाईलाइट की इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाली हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ ट्रिक्स होती हैं इसकी, जिसको कि हम लगा के ग्राफ बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब हम ग्राफ को बनाने से पहले यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बस मैंने ये बताया कि अल्फा 1 2 है, अल्फा 2 1 है, तो मोर माइस ऑन रैबिट अफेक्ट स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2, 1 का प्रभाव 2 पर ज़्यादा, मतलब कि ऐसा मैंने बताया, वही पुराने केस को हमने थोड़ा इम्प्रूव करके यहाँ लिखा है। अल्फा 1 2 अगर ज़्यादा है, अल्फा 2 1 कम है, तो इफेक्ट ऑफ 2 इफेक्ट ऑन स्पीसीज 2 रैबिट ऑन स्पीसीज 1 माइस इज मोर, यानी दूसरे का खुद के अंदर कंपटीशन कम है, दूसरे के स्पीसीज ज़्यादा कंपटीशन दिखा रही है, यानी जो दूसरी वाली पॉपुलेशन थी 1 पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है रैदर देन 1 की पॉपुलेशन 2 पे ज़्यादा अफेक्ट करे, यानी 1 वाला 2 को कम कंपटीशन दे रही, लेकिन 2 वाला 1 को ज़्यादा कंपटीशन दे रही। इसके अलावा जो ये बेसिक चीज़ है इसको मेन इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे, कि ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स मैंने बताई जिसको कि हम आप देख के ग्राफ बना सकते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू होती है। तो अब यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए और स्पीसीज 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो स्पीसीज 1 जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टली हम डिनोट करते हैं, यानी स्पीसीज 1 को हम हमेशा किस जगह पे, हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस पे, जो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमेशा स्पीसीज 1 को डाला जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्लॉट, एक्स एक्सिस डिनोट स्पीसीज 1 पॉपुलेशन, यानी स्पीसीज 1 को हमेशा एक्स एक्सिस पे डालेंगे, उसी जगह पे स्पीसीज 2 को हमेशा वर्टिकल एक्सिस में प्लॉट किया जाता है, यानी स्पीसीज 2 को हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, रूल्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, यानी इसमें क्या होता है कि कुछ को जो ग्राफ हैं उनको बेसिस पे हम क्या कैसे, पहले हम और समझते हैं इसको थोड़ा सा, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीसीज 2 को वर्टिकल हमने प्लॉट किया है, स्पीसीज 1 को हॉरिजॉन्टल प्लॉट किया है। तो अब यहाँ पे कुछ एरो के बेसिस पे हम समझते हैं कि स्पीसीज 1 कैसे इंक्रीज़ कर रही है और डिक्रीज़ कैसे हो रही है। तो स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन साइज जो हो रही है वो फॉरवर्ड अगर है इंक्रीज़ कर रही है तो वो हमेशा एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल एरो, यानी हॉरिजॉन्टल पे ही है तो एक्सिस पे हमें स्पीसीज 1 को डिनोट करना है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, तो इस जगह पे अगर ऐसे एरो बना हुआ है तो स्पीसीज क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ कर रही है, और अगर उसी जगह एरो ऐसे बना हॉरिजॉन्टली तो स्पीसीज क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है। वही चीज़ मैंने बताया, बैकवर्ड है तो डिक्रीज़ और फॉरवर्ड है तो इंक्रीज़। वाई एक्सिस पे हमने वर्टिकल स्पीसीज 2 को करना है, तो वर्टिकल के लिए हमको इस तरह बनाना पड़ेगा एरो, तो अगर इंक्रीज़ करना है तो अपवर्ड हो जाएगा और डिक्रीज़ करना है तो डाउनवर्ड एरो बना देंगे। तो ये चीज़ हमने बतानी है यहाँ पे कि वाई एक्सिस पे कैसे स्पीसीज 2 को डिनोट किया जाता है और स्पीसीज 1 को एक्स एक्सिस पे कैसे डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट को स्लाइड के बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें एक आइसोक्लाइन कंसीडर करना होता है स्पीसीज 1 के लिए या फिर स्पीसीज 2 के लिए। आइसोक्लाइन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी ये जो एक लाइन देखिए, ये ग्राफ था जिसमें कि एक्स एक्सिस थी यहाँ पे और ये क्या थी आपकी वाई एक्सिस पे थी। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, यहीं मैं बता दे रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे हमेशा स्पीसीज 1 को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा स्पीसीज 2 को लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे मैंने इसको अभी बताया था ट्रिक में कि स्पीसीज 1 को एक्स एक्सिस पे, स्पीसीज 2 को वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आइसोक्लाइन था, क्या था आइसोक्लाइन, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोक्लाइन बोलते हैं। अब ये आइसोक्लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। यहाँ पे क्या होता है
अगर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया है, जैसे कि ये बी पॉइंट ले लिया है या ए पॉइंट ले लिया है, तो आइसोक्लाइन के अगर ऊपर साइड में है यानी अबव अबव कोई पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रही है, यानी इसकी पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हो रही है, जैसा कि मैंने और बताया। अगर कोई पॉइंट जो है वो आइसोक्लाइन के नीचे है, तो उसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन साइज उसकी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे दो आइसोक्लाइन आप देख सकते हैं, एक वाला ये आइसोक्लाइन है, एक ये आइसोक्लाइन है। तो इस आइसोक्लाइन के लिए ए की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और बी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर इस आइसोक्लाइन की बात करें तो यहाँ पे बी की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस आइसोक्लाइन के लिए। इस आइसोक्लाइन के लिए बी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है। तो जैसे यही चीज़ मैंने लिखा एट पॉइंट बी फॉर स्पीसीज N1, स्पीसीज N1 यानी आपकी ये वाली आइसोक्लाइन पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन N2 फॉर N2 यानी ये आइसोक्लाइन फॉर N2, ये आइसोक्लाइन बी के लिए पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बी की पॉपुलेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। और हमेशा चेंज जो होता है dN/dt हमेशा जीरो होता है, आइसोक्लाइन पे हमेशा चेंज क्या होता है, जीरो होता है। कभी भी आप आंख बंद करके लिख सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब केस 1 की बात करते हैं। अब हम यहाँ से ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा और चीज़ें देखते हैं। तो जो अभी इस पूरे वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी लोटका-वोल्टेरा मॉडल का ग्राफ, उसको ग्राफ बनाने से पहले हम यहाँ पे इक्वेशन पहले बनाना सीखेंगे कि कैसे ग्राफ को बनाने से पहले इक्वेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। यहाँ पे K2 जो है, K2 आप पहले लिख लेंगे, K2 यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 2। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा K2 था ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 और 1 कर देंगे, यानी 2 को पहले ही हम प्रायोरिटी देंगे। 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे, उसके बाद 1 कर देंगे। अब जब यहाँ पे अल्फ़ा 2 1 हो गया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन K1 कर देंगे, यानी K1 क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1, यानी स्पीसीज 1 का कैरिंग कैपेसिटी कह रहा है। तो यानी ये वाला इक्वेशन आपका किसका हो गया, स्पीसीज 1 का हो गया। अब स्पीसीज 2 के लिए बनाना है, तो यहाँ पे K1 कर देंगे। K1 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा यहाँ पे। यानी एक बार हम पहले किसको वैल्यू देंगे, K2 को, यहाँ पे K2 को, K1 को स्पीसीज 1 के लिए बनाएंगे, उसके बाद फिर स्पीसीज 2 के लिए कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये K2 क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 2, इसको रीअरेंज कर देंगे तो वही हो जाएगा K2 ग्रेटर देन K1 अल्फ़ा 2 1 हो जाएगा। इसको भी रीअरेंज कर देंगे तो K1 इज इक्वल टू K1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K2 अल्फ़ा 1 2 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई, ये आप याद रखिएगा ये चीज़। अब आगे बात करते हैं यहाँ से, अब सारी चीज़ें एकदम सिंपल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे केस 1 की बात करते हैं। तो जैसे कि K2 था, मैंने आपको बताया था ना, K2 यानी K2 पहले होगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 1 पहले हो जाएगा, और साथ ही साथ ग्रेटर देन था K1 था, तो ये चीज़ तो एकदम सेम इक्वेशन का है। अब यहाँ पे K1 था, तो ये भी सेम इक्वेशन का होगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मोर देन किससे हो जाएगा, लेस देन K2 से हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपको समझ में आ गया। अब 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे N1 यानी स्पीसीज 1 की बात कर रहा है, K2 यानी स्पीसीज 2 की बात कर रहा है, N2 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा N1 N2, K1 तो N1, K2 तो N2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, मैंने क्या बताया था, N1 यानी स्पीसीज 1 को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पे, और वाई एक्सिस पे हम किसको प्लॉट करते हैं, N2 यानी स्पीसीज 2 को। अब यहाँ से क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमेशा ज़्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो कम होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। इस सेम फॉर वर्टिकल के लिए, जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो कम होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीसीज 1 के लिए प्लॉट करेंगे। स्पीसीज 1 की इक्वेशन ये है, स्पीसीज 1 की अगर इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं K2 अपॉन में अल्फ़ा 2 1 ज़्यादा है ना, मोर देन का साइन लगा हुआ है, तो K2 को हम पहले लिखेंगे इस पॉइंट पे हम K2 अपॉन में अल्फ़ा 2 1 लिख देंगे, और K1 कम है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो K1 को हम बाद वाले पॉइंट पे लिख देंगे। सेम फॉर अब स्पीसीज 2 के लिए, यानी स्पीसीज 2 को वर्टिकली फॉर्म करना है, तो K2 ज़्यादा है, तो K2 के लिए यहाँ ऊपर कर देंगे, K1 अपॉन में अल्फ़ा 1 2 हम दूसरे नंबर पॉइंट पे लिख देंगे। ये स्पीसीज 2 के लिए हो जाएगा, ये स्पीसीज 1 के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना रहता है कि K2 जो होगा, यानी स्पीसीज 2 और स्पीसीज 2 यानी जो सेम एक जैसे दिखते हैं उनको हम मिला देंगे। K2 अपॉन में अल्फ़ा 2 1 जैसा दिख रहा था, तो ये वाली लाइन हमने खींच दिया, और K1 अपॉन में अल्फ़ा 1 2 और K1 एक साथ दिख रहा था, इसको हमने खींच दिया। तो अब आप इस लाइन को देखिए, और उसके साथ ही साथ इस लाइन को देखिए। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, आइसोक्लाइन लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन दिख रही है, ये क्या हो रही है, पैरेलल लाइन हो रही है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है,
कि या तो स्पीसीज वन जीतेगी, स्पीसीज वन जीतेगी या तो स्पीसीज टू जीतेगी। अब यहाँ पे मैंने ये तो कंक्लूजन लिख दिया, लेकिन पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि स्पीसीज वन जीतेगी या तो स्पीसीज टू जीतेगी। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन देखने को मिलता है हमें। कब यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि कौन जीत रहा है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा मैंने क्या बताया था, जो पहले आपको लाइन देखने को मिलती है जिस भी स्पीसीज की, वो हमेशा जीतती है। स्पीसीज टू एक यहाँ पहले लाइन देखने को मिल रही है, यानी ये वाली आप देख सकते हैं ना, K2 किसकी थी, स्पीसीज टू की थी ना। तो K2 स्पीसीज टू की थी जो, उसकी पहली लाइन देखने को मिल रही, तो हमेशा स्पीसीज टू जीतेगी क्योंकि पहली लाइन देखने को मिल रही है। यानी जो अब होगा फर्स्ट आइसोक्लाइन स्पीसीज विन, यानी स्पीसीज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया, अब यहाँ पे रिजल्टेंट हमको निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, यानी एक लाइन ले लिया, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्टेंट कैसे निकलता है। स्पीसीज टू K2 है, K2 जीत रही तो वर्टिकल जाएगा, और स्पीसीज यहाँ पे क्या होता है, ये आइसोक्लाइन मान लेते हैं, तो इसके अगर ए जो नीचे आ रहा है पॉइंट, तो इसका क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है, K1 डिक्रीज हो रही है, तो इसका ऐसे ही चला जाएगा। डिक्रीज मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टली जब डिक्रीज होता है तो वो ऐसे जाता है आपकी एरो, और अगर वर्टिकल K2 जीत रही है तो उसका एरो कैसे जाएगा, वो इंक्रीज कर रही है तो उसका हॉरिजॉन्टली वर्टिकल अपवर्ड जाएगा एरो। तो अब इसके बीच में रिजल्टेंट आपको ऐसे दिख रहा है, यानी इस साइड में दिख रहा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्पीसीज टू यहाँ पे जीत रही है। स्पीसीज टू वर्टिकल पे होती है ना, तो वर्टिकल साइड में एरो जा रहा है तो स्पीसीज टू यहाँ पे जीत जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे केस वन का ग्राफ हो गया। अब सेम फॉर केस टू के लिए ग्राफ, अब आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो आपको एकदम अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब केस टू के लिए देखेंगे, केस टू में क्या था, केस टू K2 अपॉन में α2 1 ज़्यादा कम है और K1 से, और यहाँ पे सेम उसका अपोजिट K1 अपॉन में α12 मोर देन K2। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आप देख सकते हैं कैसे ग्राफ बना है। और इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने केवल साइन को उल्टा कर दिया, यहाँ वहाँ पे इस साइड में ग्रेटर देन था और इधर साइड ग्रेटर देन था, यहाँ पे अल्टरनेट हमने कर दिया, यानी एक बार इधर साइड कर दिया, एक बार इधर साइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब सेम आप ग्राफ बताने का तरीका तो आपको पता ही चल गया कि एक्स एक्सिस पे आपका N1 यानी स्पीसीज N1 के लिए होगा, और वाई एक्सिस पे स्पीसीज 2 के लिए होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि पहले नंबर पे हमेशा ग्रेटर देन वाले को, दूसरे नंबर पे हम आपको जो कम होता है उसको लेस देन वाले को हम रखते हैं, यहाँ पे मोर देन वाले को रखते हैं। सेम फॉर इधर साइड हम मोर देन वाले को यहाँ रखते हैं और कम वाले को यहाँ पे रखते हैं पॉइंट 2 पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीसीज N1 के लिए हम बनाएंगे, N1 हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे होता है तो हम इसको एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे K1 सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मोर देन का साइन लगा हुआ है ना, तो K1 ज़्यादा हो गया। K1 को हम पहले प्लॉट कर देंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा K1 लिख दिया है। K2 अपॉन में α21 है, तो K2 अपॉन में α21 को हम क्या कहते हैं बाद में करेंगे क्योंकि ये कम है। सेम फॉर अगर वर्टिकल के लिए हम जाएंगे N2 के लिए, स्पीसीज 2 के लिए, तो यहाँ पे K1 अपॉन में α12 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको लिखा है। K2 यहाँ पे कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन एल लेस देन का है, तो K2 यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब इसको हम मिला देते हैं, K1 से हम K1 को मिला देंगे, K2 से हम K2 को मिला देंगे, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट खींच लेते हैं कि कौन स्पीसीज जीतेगी कौन नहीं जीतेगी। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप K1 था, K1 आपका किधर साइड में एक्स एक्सिस पे प्लॉट होता है क्योंकि स्पीसीज 1 हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट मान लीजिए कोई अगर बी पॉइंट देते हैं, तो बी पॉइंट अगर देते हैं आइसोक्लाइन के नीचे, यानी इंक्रीज करेगा और स्पीसीज 1 इंक्रीज करेगी, स्पीसीज 1 एक्स एक्सिस पे प्लॉट होती है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस साइड जाएगा। वर्टिकल की बात करें स्पीसीज 2 के लिए, तो स्पीसीज 2 मतलब कि यहाँ पे हार रही है, नीचे साइड में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्टेंट इसका किस साइड में, इस साइड में हो गया, यानी कि K1 आपका जीतेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन जा रही है, इंडिकेट ऑलवेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, यानी कोई एक जीतेगा कोई एक हार जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक की मैंने बात करी है, आइसोक्लाइन विच फर्स्ट, यानी आइसोक्लाइन में जो हमेशा पहले पे होता है, यानी यहाँ देख सकते हैं स्पीसीज 1 थी, वहाँ पे स्पीसीज 2 थी केस 1 में, तो अबव और अबव होता है दैट स्पीसीज विन, यानी जो भी आइसोक्लाइन के हमेशा ऊपर होता है वो हमेशा स्पीसीज जीतती है, या फिर जो पहले नंबर पे होती है वो वाली स्पीसीज जीतती है। या फिर दूसरा आप देख सकते हैं ग्रेटर देन साइन जिस साइड होता है इक्वेशन में, ग्रेटर देन जिसकी तरफ होता है वो स्पीसीज हमेशा जीतती है। यहाँ पे ग्रेटर देन K1 के साइड था, यहाँ पे K1 के साइड था तो K1 स्पीसीज जीत गई। वहाँ पे केस 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे K2 की तरफ में ग्रेटर देन था तो K2 वाली स्पीसीज जीती थी, तो स्पीसीज 1 यहाँ पे विन हो जा रही है। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं हम, ग्राफ की बात करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 3 की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन क्या कर रहा है, दोनों साइड में कर दे रहा है, सेम साइड में। वहाँ पे अब अल्टरनेट था, यहाँ पे सेम साइड वाला कर देगा। केस 4 में क्या हो जाएगा, इधर साइड घुमा देगा,
ये दोनों दोनों साइन इधर साइड घुमा देगा, यहाँ पे इधर साइड दोनों साइन घुमाया। K2 अपॉन में K2 1 सेम तरह लिखा है, 2 पहले 1, यहाँ पे ये हो गया। K1 है तो K1 है अल्फा 1 2, ये भी हो गया सेम। अब आप जान सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि N1 जो होगी स्पीसीज 1, N2 स्पीसीज 2, N1 के लिए पहला वाला, N2 के लिए दूसरा वाला। यहाँ 2 था तो N2 हो जाएगा, यहाँ 1 था तो ये N1 हो जाएगा। अब K2 यहाँ पे K1 ज़्यादा है, K1 ज़्यादा है तो पहले प्लॉट होगा, यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा। N1 के लिए तो X पे प्लॉट होगा। K2 अपॉन में अल्फा 2 1 बाद में हो जाएगा, K2 अपॉन में अल्फा 2 1 पीछे चला जाएगा। सेम फॉर इसके लिए K2 ज़्यादा है तो K2 पहले आ जाएगा, K1 अपॉन में अल्फा 1 2 कम है तो ये इधर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट देखने को मिल रहा है, यानी एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं। अब एक दूसरे को दोनों जब काट रहे हैं तो इंटरसेक्ट जब ग्राफ आता है तो हमेशा अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है। अब अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस से क्या होता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ में अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस जो होता है, यानी इसमें दोनों स्पीसीज स्ट्रांग है तो मतलब कि दोनों कुछ समय के लिए शांत होंगे वरना फिर लड़ने लगेंगी, जिसमें से केवल कोई एक जीतेगा, लेकिन दोनों स्ट्रांग है। अब यहाँ पे स्ट्रांग है तो यहाँ पे रिजल्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप रिजल्टेंट देख सकते हैं, K2 यहाँ पे ज़्यादा है, K2 ज़्यादा है तो वर्टिकली जाएगा, देख सकते हैं ना। वर्टिकल में क्या था, N2 वाली स्पीसीज के लिए K2 ज़्यादा था तो K2 अपवर्ड जाएगा, K2 अपवर्ड जा रहा है। और यहाँ पे K1 क्या था, हॉरिजॉन्टल था, कम था, लो था तो इधर साइड जा रहा है, रिजल्टेंट इधर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीसीज 1 के लिए क्या है, स्पीसीज 1 के लिए K1 ज़्यादा है, K1 ज़्यादा है तो इधर साइड एक्स एक्सिस पे जाएगा, राइट एरो। और K2 यहाँ पे कम था, K2 कम था तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा तो इधर साइड में चला गया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट K1 की तरफ आ गया, यानी इस साइड में। यानी दोनों स्पीसीज आपकी क्या है, स्ट्रांग है, यानी दोनों अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस बनाएंगे। तो ये वाला ग्राफ भी एकदम सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे केस 4 की बात करें, केस 4 आप देखेंगे तो सेम वही फार्मूला है, बस यहाँ पे साइन का चेंज कर दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ मैंने क्या लिखा, ज़्यादा स्पीसीज आगे, वही में रहता है, जो स्पीसीज जिसके तरफ ग्राफ ज़्यादा होगा वो स्पीसीज आगे रहेगी और जो जिसके तरफ लेस देन का साइन रहेगा वो पीछे रखी जाएगी। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्टिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है। K2 ज़्यादा है तो यहाँ पे K2 वर्ड, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है तो यहाँ पे K2 की वैल्यू रख देंगे, K1 कम है तो यहाँ पे K1 कम कर देंगे। वर्टिकली जाना है तो K2 की वैल्यू यहाँ पे कम है तो K2 नीचे आ जाएगा, K1 की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है, इस जगह पे काटेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्टेंट निकालते हैं इसका, स्पीसीज 1 के लिए रिजल्टेंट क्या होगा, K2 ज़्यादा है, वर्टिकली K2 ज़्यादा होगा तो K2 किस पे, स्पीसीज 2 कहाँ पे जाती है, वर्टिकली जाती है तो वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। और K1 यहाँ पे कम है तो यहाँ पे बैकवर्ड चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस साइड में निकल गया। कि इसके लिए देखें तो यहाँ पे K1 ज़्यादा है, K1 हमेशा इस तरफ जाता है, यानी एक्स एक्सिस के अपवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और K2 कम है तो यानी डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, रिजल्टेंट इस साइड में, यानी दोनों साइन किस तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने की ओर आ रहे हैं। यानी दोनों स्पीसीज आपकी स्ट्रांग नहीं है, मतलब कि वो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बनाएंगे, यानी एक साथ दोनों रहने लगेंगे। नाइदर स्पीसीज ए स्ट्रांग और स्पीसीज बी और स्ट्रांग, यानी दोनों में से कोई स्पीसीज स्ट्रांग नहीं है। तो इस वजह से दोनों एक ही दिशा में रहेंगे और स्टेबल कोएग्जिस्टेंस बनाएंगे। तो ये आई थिंक लोटका वोल्टेरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। एक प्रीडेशन मॉडल होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए, तो आज यहाँ पे स्लाइड सारी ख़त्म होती है। और थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने के लिए, तो मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आपका एक ही मोटिवेशन मुझको देने का तरीका है, पे ऑफ करने का तरीका है कि आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत एनर्जी मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नंबर ग्रो होता है। तो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आते रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारी PYQ सीरीज़ भी डेली चलती है, जो कि आपको डेली चैनल पर अपलोड हो जाती है मॉर्निंग में, जिसमें कि हम 6+ क्वेश्चन और 10+ क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं एवरी डे। हर वीक में हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के बदल जाते हैं हर वीक में, और उनके साथ साथ उनके हम PYQ डेली डिस्कस करते हैं एवरी डे। तो आपको मॉर्निंग में डेली नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस वजह से बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस पूरे PDF की मतलब पूरे टॉपिक की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ये लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सभी को थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए।